हम ऋषि पाराशर का और अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन मैंने जो कक्षा ली थी उसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि हमें कुछ चीजों में थोड़ा वो हो रहा था कि दृष्टियां कैसे पढ़ें या उच्चस्थ नीचस्थ अवस्था कैसे पढ़ें। तो एक बार उसको रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे आशा है स्क्रीन शेयर हो रहा है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास में। हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने गुरुजनों का ध्यान करते हैं, ऋषि पाराशर का ध्यान करते हैं। में से सातवीं राशि में अर्थात तुला में वो नीच का हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में, काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरे भाव में आती है राशि, तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, अपनी से सातवीं राशि में अर्थात वृश्चिक में वो नीच का हो जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च का है और अपने से ठीक सातवीं राशि कर्क में वो नीच का हो गया। बुध कन्या राशि में उच्च का है और अपने से ठीक सातवीं राशि मीन में वो नीच का हो गया। बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है और अपने से ठीक सातवीं राशि मकर में वो नीच का हो गया। शुक्र मीन में उच्च का अच्छा फल देता है और कन्या राशि में वो नीच का हो जाता है, ठीक सातवीं राशि में वो नीच का है। शनि तुला में उच्च का है और शनि मेष राशि में नीच का है। इसी प्रकार राहु मिथुन राशि में उच्च का है और धनु राशि में नीच। ऐसे ही जो केतु है धनु राशि में उच्च का होता है, लेकिन कुछ विद्वान उसको को याद कर लेते हैं, जैसे कि दस अंश पर। ठीक है, दस अंश पर मेष राशि में उच्च का हो गया, दस अंश पर वो तुला राशि में नीच का हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। अच्छा, जब हमारे गुरुजन हमें पढ़ाते थे तो कुछ बातें मुझे याद है उनकी। देखो, बृहस्पति को सबसे कम वो दिया गया है, क्या कहते हैं, उच्चांश अवस्था। क्योंकि अगर बृहस्पति की अवस्था ज्यादा बढ़ा दी गई तो व्यक्ति के भीतर वैराग्य घटित हो जाएगा और वैराग्य के घटित होने पर वो व्यक्ति संसार नहीं जी पाएगा। इसलिए सबसे कम अंश जो है उन्होंने बृहस्पति और चंद्रमा को दिया है। ठीक है, तो ये एक बात थी, मुझे उनकी याद आ गई तो मैंने बता दी। तो इस प्रकार से हम इनको याद करेंगे कि भाई सूर्य मेष में उच्च का और जो है सातवीं राशि में ठीक तुला में नीच का, और इस प्रकार से हम सभी ग्रहों को याद करेंगे। जब हमें ये चीजें याद हो जाएंगी तो हमें जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो हम उसमें ग्रहों के शुभ और अशुभ अवस्था का फल कैसे कैसे कथन करें। हम ये देखें कि अगर जो ग्रह है वो अपने अगर उच्च राशि में है तो सर्वाधिक बली हो गया। ठीक है, अगर वो अपनी स्व राशि में है तो थोड़ा कम बली है लेकिन बली है। ठीक है, मित्र राशि में है तो भी वो बली है लेकिन वो, ठीक है। और इस प्रकार से हम उनके बलाबल का अनुभव करते हैं, ज्ञान पाते हैं और इस प्रकार से हम उसका फल कथन करते हैं। ठीक है, अगर वो शत्रु राशि में है तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा, नीच राशि में है तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, फिर उनकी हमें डिग्रियां भी देखनी होती हैं। ठीक है, और हमें ये भी देखना होता है कौन सा ग्रह किस लगन के लिए योगकारी अवस्था में बैठा है, और केंद्र पर दृष्टि डालनी होती है। सूर्य चंद्र की स्थिति को देखना होता है, भाग्येश को देखना होता है, लाभेश को देखना होता है, धनेश को देखना होता है। मतलब बहुत सारे पहलू होते हैं। अब जो जो कर्ता का प्रश्न होता है उसको देखना होता है। ठीक है, और केंद्र की स्थिति और जो आपका वो है ना त्रिकोण की स्थिति को देखना होता है। तो तब जा करके हम फल कथन करते हैं। अब जैसे कि बहुत से विद्वान बता देते हैं राशि फल जो बताते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर बताते हैं, और बहुत सारे योग आप देखिएगा जरा यूट्यूब पर, जब कोई राशि फल बता रहा होता है कई प्रकार के योग बताता चला जाता है। पर क्या ऐसा कुछ आपकी आपके जीवन में घटता है? नहीं। वो तो गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार चंद्र कुंडली के आधार पर आपका थोड़ा सा वो फल कथन कर दिया। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आपको कैसे ग्रह मिले हैं, आप आपके कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको कैसे ग्रह स्थिति प्राप्त हुई है, और उसके आधार पर आपको अधिकतम और न्यूनतम फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन मैं ये दृष्टियां पढ़ा रही थी। देखिए, ये वाला जो टॉपिक था ना,
उच्चस्थ नीचस्थ अवस्था, जो मुझे इसमें समझाना था मैंने समझा दिया। अब इसको तो हमें बाकायदा लर्न करना पड़ेगा कि भाई वो मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का, और इस तरह याद करके फिर इनके अंशाबल को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जितना समझाने का था मैं समझा चुकी। अब जो छात्र याद नहीं कर रहे हैं या याद करने से बच रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मैं पहले ही कहती हूँ कि श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो श्रद्धा रखेगा ज्ञान उसको प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, हम शनि इन लोग इनकी दृष्टियों को देख लेते हैं। देखिए सभी ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, सभी ग्रहों की होती है। जितने भी हमारे नव ग्रह हैं उनकी सातवीं दृष्टि तो है ही। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं जिन पर विचार करके फल कथन किया जाता है। जैसे उस दिन मैंने बताया भी था कि शनि की तीसरी और सातवीं दृष्टि से तो देखता ही है अपने जो है अपने से अपने से जहाँ सातवीं दृष्टि पड़ रही है वो पूर्ण दृष्टि कहलाती है और 180 डिग्री पर होती है। लेकिन कुछ दृष्टियों का विशेष फल होता है जो इनको मिली हुई है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब शनि दुख है, पीड़ा है, व्याधि है। अगर शनि योगकारी अवस्था में है, यदि शनि की तीसरी दृष्टि स्वराशि जा रही है। उस दिन कोई पूछ रहा था मुझसे कि मैम मैं अपनी कुंडली पर इस सूत्र को कैसे लागू करूं, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, पढ़ने वाले जिज्ञासु जन है और वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या घटित होने वाला है, इन दृष्टियों को मैं कैसे जानूं, कैसे पढ़ूं। तो हालांकि मैंने कहा कि ये ज्ञान है, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम वर्षों से पढ़ रहे हैं, अभी भी हमें बहुत चीजें नहीं आती। ठीक है, और आप तो अभी सीख ही रहे हैं, तो आसान नहीं है इतना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। जैसे कि तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब मैंने बताया शनि पीड़ा है, दुख है, व्याधि है। शनि की जब दशा आती है या साढ़े साती आती है तो कुछ डिले होगा, कुछ काम रुक जाएगा, कहीं हम बंधन में बंधे हुए महसूस करेंगे, चीजों में मतलब फंस जाएंगे, और बहुत धीरे धीरे शुरुआत होती है। अगर किसी की कुंडली में शनि योगकारी अवस्था में है, स्वराशिस्त है, या तीसरी दृष्टि किसी शुभ स्थान पे, वैसे तो तीसरी दृष्टि को घातक कहा गया है, यानी किसी भी भाव में बैठे हुए शनि की जहाँ तीसरी दृष्टि जाती है और शनि की दशा वक्त चल रही है या गोचर में आ गया या कुछ इस तरह की स्थिति घटी, तो जो तीसरी दृष्टि है वो संघर्ष को दिखाती है, परेशानी को दिखाती है। ठीक है, और जो उसकी 10वीं दृष्टि है वो कार्य क्षेत्र के प्रति संघर्ष। अगर वो शनि योगकारी अवस्था में है, स्वराशिस्त है, उच्च का बैठा है, कहीं अच्छी अवस्था में बैठा है, उस पर कोई शुभ दृष्टि जा रही है, तो व्यक्ति संघर्ष तो करेगा, डिले तो होगा, लेकिन उसका काम हो जाएगा। जैसे एक मैं उदाहरण कुंडली से दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग अपने जो सूत्र हैं वो कुंडलियों पर ही देखते हैं, और उनको शायद उसी से समझ में आने वाला है। 1 मिनट देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर करने में सफल हो गए तो। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ जी रही है। मैम, समझ में आ रहा है। जी। अब मानो ये किसी की पत्रिका है, यहाँ पर आप शनि देख रहे हैं वृषभ लगन के लिए योगकारी अवस्था में है, क्योंकि वो भाग्येश है, भाग्य का वो सॉरी भाग्य का स्वामी है। ठीक है, और वो जाकर पंचम में बैठ गया, तो ये एक योगकारी अवस्था को दिखा रहा है। तो जब शनि की दशा चलेगी, या कह सकते हैं जब शनि की साढ़े साती आएगी, तो इस व्यक्ति को परेशानियां तो होंगी भाई, पैरों में भी दर्द होगा। उसको साढ़े साती का मतलब ही ये है कि घर में किसी की मृत्यु होती है। साढ़े साती का मतलब है संघर्ष है, पीड़ा है, व्याधि है। लेकिन यहाँ से जब तीसरी दृष्टि उठ करके इसके सप्तम में जाएगी, तो ये मतलब जो जीवन साथी है उसके प्रति संघर्ष को दिखाएगी, विवाद की स्थितियां घटेंगी। चाहे उसने कितने भी टाइम चुप रह के बिताया हो, लेकिन जब ये तीसरी दृष्टि इस लगन इस सप्तम में जाएगी तो वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, बीच में ये कोरोना काल के बाद शनि की साढ़े साती बहुत लोगों पर चली है, और कई लोगों के तो डाइवोर्स तक हो गए। आपने देखा होगा डाइवोर्सिस केसेस बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो शनि का पीरियड गया है पीछे, और उसमें जो है वो तीसरी दृष्टि अगर वो अशुभकारी अवस्था में है और तीसरी दृष्टि अशुभ जा रही है, और आप तो यहाँ देख रहे हैं वृश्चिक राशि बैठी हुई है लगन में, तो संघर्ष को दिखाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली जीवन साथी के साथ होना है। ठीक है, ये तीसरी दृष्टि का काम हो गया। 10वीं दृष्टि जा रही है उसके कर्म क्षेत्र पर। अब क्योंकि वो उसकी स्वराशि पर जा रही है। ठीक है, आप यहाँ से गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 10वीं दृष्टि इसके घर पर जा रही है। ठीक है,
तो घर पर भी वहां पर भी जो है संघर्ष तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति को कर्म करते रहना पड़ेगा। अगर उसने कर्म छोड़ दिया, क्योंकि बुध के साथ तो शनि की स्थिति ठीक है, लेकिन उसको कर्म करना पड़ेगा निरंतर। अगर उसने कर्म छोड़ दिया, अपना कर्तव्य पालन करना है, चाहे वो घर में है, बाहर है, कार्य क्षेत्र पर, जहां भी। तो शनि शनि की जब दशा चलती है या साढ़े साथी चलती है, तो उसमें भी क्या होता है ना, रुपया पैसा आ तो रहा है, लेकिन उसी हाथ जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई खर्चा निकल आएगा। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टियां काम करती हैं। तीसरी दृष्टि संघर्ष को दिखाती है, वहां आपको स्पेशली बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जहां उसकी तीसरी दृष्टि जा रही है। जहां दशम दृष्टि जा रही है, वहां आपको संघर्ष के साथ सफलता मिलती है, क्योंकि दसवीं दृष्टि के लाभ और हानि दोनों होते हैं। जो मैंने अपना जीवन का अनुभव देखा, अपना अनुभव देखा, इस प्रकार से ये दृष्टियां काम करती हैं। और सप्तम दृष्टि तो जा ही रही है, सप्तम दृष्टि जहाँ मतलब सब जगह वो जो है उस प्रकार का, जैसे हम कहते हैं ना, तीसरा भाव पराक्रम का है, यानी काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का है, तो तीसरी दृष्टि जहां जाएगी वहां पराक्रम को दिखाएगी। अब वहां शुभ पड़ रही है तो पराक्रम में सफलता मिल गई, और अशुभ पड़ गई तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दसवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र को दिखाती है काल पुरुष की कुंडली में। अब जहां भी दसवीं दृष्टि उसकी जा रही है, वहां वो उन्नत अवस्था में होगा, लेकिन संघर्ष के बाद, कर्म के बाद, क्योंकि शनि क्या है, कर्म है, कर्म करिए। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम गुरु की पांचवी दृष्टि और नवी दृष्टि पर। सप्तमी सप्तम तो देखता ही है, प्रत्येक ग्रह अपने से घर को सप्तम जो है सप्तम दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है। ठीक है। वो पूर्ण दृष्टि 180 डिग्री की। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं पांचवी और नवी दृष्टि की, तो पांचवी दृष्टि क्या है, आशीर्वादात्मक है। ठीक है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं और हम पंचम भाव में जाते हैं, तो पांचवा जो भाव है वो संतान का और विद्या का है। ठीक है। यानी संतान और विद्या की प्राप्ति बिना आशीर्वाद के नहीं होती, और वहां अगर गुरु की दृष्टि आ गई तो संतान और विद्या मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। अब वो सब ग्रह जो गुरु है, सबकी कुंडली में अलग अलग भाव में बैठे हैं, लेकिन जिस भाव में ग्रह ग्रह बैठा है, मानो बृहस्पति आपके किसी भी भाव में बैठा, वहां से पांचवी दृष्टि जो जा रही है ना, उस स्थान को गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। वो चीज आपको देर सवेर प्राप्त जरूर होनी है। ठीक है। अब किसी के किसी भी भाव में बैठा, अच्छा ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि पांचवी दृष्टि जा तो रही है, हालांकि गुरु की दृष्टि तो कुछ ना कुछ देगी, चाहे बेशक वहां शुक्र बैठा हो, कोई भी बैठा हो। अच्छा राहु बैठ जाता है, तो अगर राहु की दृष्टि गुरु पे जा रही है तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है, ऐसा कहते हैं मतलब। लेकिन पांचवी दृष्टि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से संतान और विद्या की है, तो वहां अगर वो मेष राशि में बैठा है तो वो संतान और विद्या को प्राप्ति करा देगा। लेकिन हर जातक की कुंडली में गुरु अलग ही स्थानों पर बैठा है, तो वहां से जब भी पांचवी दृष्टि जाएगी, जिस भी भाव में वो बैठा, वहां से पांच तक गिने, और जिस भाव में जाएगी वहां उसको आशीर्वाद मिल जाएगा ना, यानी कृपा मिल जाएगी दैवीय, और वो उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पांचवी दृष्टि आशीर्वादात्मक है। नवी दृष्टि अमृतमयी कही गई है। अमृतमयी से मतलब है कि एक तरह का ये समझ लीजिए, ईश्वर की दैवीय कृपा बरस गई कि आपको पराविद्या की प्राप्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नवी दृष्टि का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, कि जो हम इस दैवीय पराविद्या से जुड़ पाए। ठीक है। कहीं ना कहीं बृहस्पति का कहीं गोचर है, कहीं दृष्टि है, कोई दशा अंतरदशा चल रही है, जो हम ये ज्ञान पराविद्या से संबंधित चर्चा में जुड़े हैं। ठीक है। तो नवी दृष्टि मोक्ष कारक है, ब्रह्म ज्ञान देने वाली, आत्म ज्ञान कराने वाली है। मतलब इस दृष्टि का तो फल अनंत है, क्या कहा, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपको ये वो देगी जो आपने अब तक ना पाया होगा। अगर आपकी नवी दृष्टि कहीं जा रही है, तो वहां ये समझ लीजिए विशेष अमृत बरस गया। अमृत तो आप जानते ही हैं, अमृत, अमृत तुल्य तो कुछ है ही नहीं, जिसके पीछे देवता और दानव दोनों पड़ गए थे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मंगल पर। गुरु जी एक देखिए प्रश्न है। सातवीं, हाँ जी पूछिए महोदय। इसमें जैसे आपने बताया पांचवी नवी पर जैसे गुरु वक्री हो, तो उसमें फिर कैसे उसका गिनते हैं? देखिए गुरु वक्री हो या कुछ भी हो, दृष्टि तो उसकी तब भी वैसे ही काम करेगी। मतलब उसको दोनों घर से गिनी जाएगी, जहाँ से था और जहाँ चला मेरे हिसाब से तो गिनी जाएगी। बेशक वो वक्री अवस्था में बैठा हो, वो थोड़ा आगे चलेगा, थोड़ा पीछे चलेगा, या जो भी होगा, लेकिन दृष्टि उसकी तब भी काम करेगी। क्योंकि अभी हम कल परसों जिस कुंडली पर चर्चा कर रहे थे, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी, तभी तो उसका ग्रस्त अभी तक बसा हुआ है, हम्म, नहीं तो अब तक का उजड़ ना गया होता। सोचो, हम्म, आप खुद ही सोचो, मतलब मेरा मत तो यही है। अगर हमारे गुरुजन हम्म, बैठ हैं यहाँ पर कक्षा में, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अगर देखती हूँ जुड़े हुए हों तो।
हेलो मोनिका जी, क्या आप इनके प्रश्न का उत्तर देंगी? अगर आप बता सकें तो। हेलो मोनिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद। जी जी आंटी जी। जी। हाँ, जरा इस प्रश्न को एक क्लियर। बार। जी मोनिका जी। जी देखिए, अगर ग्रह वक्री हो जाता है ना तो उसको पढ़ने का हम्म। तरीका अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा। अब वो हम्म। अच्छा। मान लिया एक ग्रह छठे भाव में वक्री है, तो वो पांचवे का भी रिजल्ट दे रहा होता है। हम्म। दृष्टिया डेफिनेटली काम करेगी, ये एक एडिशनल हो जाएगा। रिजल्ट वो फिफ्थ का भी देगा, और दृष्टियां वैसे ही काम करेंगी, सातवीं दृष्टि चलेगी, पांचवी दृष्टि चलेगी, और नाइन्थ नाइन्थ दृष्टि चलेगी। ठीक है। हम्म।